नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज की इस ऑनलाइन क्लास में। मैं सुनील सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, ये जितनी भी क्लासेज है जो मैं आपको यूट्यूब पे शेयर करता जा रहा हूं, ये सभी जो कार्य है निस्वार्थ भावना से आपके पहुंचाया जा रहा है। तो आप भी अपने स्वार्थ का परिचय न दें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली कक्षाओं में नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द उपलब्ध हो सके। आज का जो हमारा टॉपिक है, बात करते हैं आज के टॉपिक की, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि इलेक्ट्रिक डिपोल एंड डिपोल मूवमेंट। तो चलिए पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव एक जब दो परस्पर समान परिमाण के एवं विपरीत प्रकृति के आवेश, लगभग समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश जब अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं या रखे होते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था या इस प्रकार की रचना क्या कहलाती है? द्विध्रुव कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। और इनमें से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों की मध्य की जो दूरी है उनका गुणनफल क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यानी सपोज कीजिए ये एक आवेश है और ये दूसरा आवेश है, एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है। दोनों के परिमाण कैसे हैं? समान हैं। ये दोनों आवेश अत्यल्प दूरी पर स्थित है। दूरी हमने मान लिया कितना? 2L। तो द्विध्रुव की परिभाषा क्या होगी कि जब दो लगभग समान परिमाण के या समान परिमाण के आवेश और विपरीत प्रकृति के, एक प्लस है और एक क्या है? माइनस। विपरीत प्रकृति के आवेश जब अत्यल्प दूरी पर 2L दूरी पर अत्यल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, दो भिन्न भिन्न आवेशों की, भिन्न प्रकृति के आवेशों की, क्या कहलाती है? विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। क्योंकि जब भी किसी अणु में ध्रुवता आती है तो प्लस वाला और माइनस वाला दोनों जो भाग हैं उसके केंद्र क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अगर दोनों का केंद्र एक ही है तो वो अणु क्या कहलाएगा? ध्रुवीय अणु कहलाता है। और ध्रुवीय अणु किसे कहते हैं? कि जब प्लस और माइनस दोनों का जो केंद्र है वो क्या होता है? सबका अलग अलग होता है। तो परिभाषित करना चाहे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, तो हमने क्या बात की थी कि जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश या परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यल्प दूरी पर स्थित हो या रखे हों, तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है? विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश, दोनों कैसे हैं? विपरीत प्रकृति के आवेश, परंतु परिमाण में दोनों कैसे हैं? समान। कितनी दूरी पर रखे हुए? अत्यल्प दूरी 2L जो दूरी है क्या है? अत्यल्प दूरी है, पास में रखे हुए। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो ये जो है आघूर्ण किस तरह से करेगा? मूवमेंट किस तरह से करेगा? तो ये मूवमेंट क्या होता है? तो किसी एक आवेश, चाहे वो प्लस हो या माइनस, कोई एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों की मध्य की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करेंगे तो किस तरह से करेंगे? किसी एक आवेश
किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों की मध्य की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता। यानी और इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसे P वेक्टर से, इसे P से व्यक्त करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे व्यक्त करते हैं? P से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि P वेक्टर इज इक्वल टू किसी एक आवेश यानी Q इंटू दोनों आवेशों की मध्य की दूरी Q इंटू 2L। ये भी क्या है? एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा क्या होती है? माइनस से प्लस की ओर, यानी ऋणावेश से हमेशा धनावेश की ओर होती है। ये याद रखें आप अच्छे से कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उस आघूर्ण की दिशा क्या रहेगी? ऋणावेश से हमेशा धनावेश की ओर रहती है। तो दिशा की बात करें तो दिशा क्या रहेगी? माइनस से प्लस। इसकी बीमा या मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ से Q कूलम इंटू मीटर, लेंथ है तो इसमें मीटर में, कूलम इंटू मीटर। और अगर बीमा की बात करें तो बीमा क्या होगी? कूलम के लिए आपको मैंने बताया था C के लिए क्या होता है? A इंटू T। तो इसके लिए आप हो जाएगा A1 T1 और L1। M के लिए क्या? L1। अगर M नहीं है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? 0। तो M0 A1 T1 और L1, ये तो इसकी क्या हो जाएगी? बीमा हो जाएगी। इतनी सी बात समझ में आई। अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो अक्षीय स्थिति पर और एक भूमध्य स्थिति पर या निरक्षीय स्थिति पर। तो अगला टॉपिक है हमारा, तो बात करते हैं अगला टॉपिक जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डिपोल। बात करते हैं तो इसमें आप देखिए कि माना आपके सपोज कीजिए ये एक AB विद्युत द्विध्रुव है, जहां दो समान परिमाण के आवेश अत्यल्प दूरी 2L पर स्थित है। जिसका केंद्र क्या है? O मान लीजिए, मिड पॉइंट O। केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट है P। कितनी डिस्टेंस पर? स्मॉल r दूरी, एक पॉइंट है P जिस पर आपको विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसकी गणना हम दो प्रकार से करेंगे, एक तो आपके अक्षीय स्थिति पर होता है और एक निरक्षीय स्थिति पर होता है। तो अक्षीय स्थिति पर नंबर फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे क्या? अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति क्या? माना एक द्विध्रुव AB लिया है हमने, AB जिसमें या जो प्लस Q व
माइनस क्यू दो आवेशों से बना है, दो आवेशों से मिलकर बना है, जिनके मध्य की दूरी कितनी है 12, जिनके मध्य दूरी 12। AB के केंद्र से, केंद्र क्या लिया है आपने यहाँ डिनोट कर दीजिए O, तो AB के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, AB के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु कौन सा लिया है हमने P पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो आप क्या करें, पहले आपकी डिस्टेंस निकाल लीजिए। जैसे प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या रहेगी ये, तो आप इसको मान लीजिए E1, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है वो क्या रहेगी ये। मैंने आपको बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, क्योंकि जब विद्युत बल रेखाएं हैं, जब दो द्विध्रुव की बात करें प्लस और माइनस क्यू आवेश के कारण, तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और कहाँ ऋणावेश में प्रवेश करती हैं, धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। ये आपने 11th में पढ़ा भी होगा। तो इस माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप मान लीजिए E2। इन दोनों की दिशा E1 और E2 की दोनों की दिशा क्या हो गई, विपरीत। अब बात करें क्षेत्र की तीव्रता की, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/4πε0 Q या Q1 Q2 दो आवेश है तो अपॉन R स्क्वायर। ये होता है। डिस्टेंस नापने के लिए क्या करें आप देखिए, प्लस की आवेश से बिंदु P की डिस्टेंस कितनी होगी, तो यहाँ से आता है कि क्या है, कुल R है, जिसमें से हम ये 12 है, तो 12 है तो ये इधर कितना है और L इधर, तो OQ की या OB की डिस्टेंस कितनी है L, और BP की डिस्टेंस कितनी है आपके, तो आपके टोटल BP की डिस्टेंस कितनी रहेगी, BP की डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से R माइनस L, तो यार यहाँ से यहाँ तक, इसमें से आपने L को माइनस कर दिया, आप यहाँ आ गए, तो BP की डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, यानी प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है, R माइनस L। माइनस क्यू आवेश है उसकी कितनी होगी बिंदु P से डिस्टेंस, तो आप देखिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है बिंदु O तक P से R, जिसमें आप L और क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके कंप्लीट हो जाएगी। क्या होगा, R प्लस L। बिंदु माइनस क्यू आवेश के लिए R प्लस L, और प्लस क्यू आवेश के लिए बिंदु P से डिस्टेंस कितनी होगी, R माइनस L। अब प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण क्या करना है आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखनी। तो आप देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 बराबर, E1 वेक्टर बराबर 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी, R माइनस L, तो R माइनस L का दिशा क्या हो जाएगी, BP के अनुदिश, दिशा क्या हो जाएगी आपके BP के अनुदिश। ये फॉर्मूला हमने इससे पहले टॉपिक में पढ़ा था, तो 1/4πε0 R स्क्वायर था,
यहाँ क्या है दूरी, तो आपने दूरी आपने निकाल ली यहाँ r माइनस एल। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना हो जाएगा। इसके लिए आपने क्या लिया, E2 वेक्टर, तो E2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितनी है r प्लस एल, तो r प्लस एल का स्क्वायर। इसकी दिशा क्या होगी, पी ए के अनुदिश। भैया प्लस का क्षेत्र में माइनस का आया तो विद्युत क्षेत्र दिशा प्लस से माइनस की ओर, तो ये दिशा होगी आपके तो पी से ए की ओर, यानी क्या पी ए के अनुदिश। यहाँ तक समझ में आया। अब आप देखिए ये आपके E1 है और ये आपके E2 है, तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी बात करें तो एक E1 है और एक क्या है E2, तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 वेक्टर। परंतु अब यहाँ देखिए दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत। अगर दोनों समान दिशा में होते तो जुड़ जाते, अभी दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत। अब एक की दिशा देखिए इधर, तो एक की दिशा आपके लेफ्ट में, एक की राइट में था। इसमें देखिए आप अच्छे से, आप यहाँ देखिए इसमें डिवाइड देखो और सभी क्वांटिटी समान है, ये आवेश प्लस की माइनस की जो था परिमाण में कैसे थे, समान थे। यहाँ ये वैल्यू डिफरेंट है दोनों में। आप देखिए एक में r माइनस एल है और एक में r प्लस एल है, तो इसमें से बड़ा कौन है। जब डिवाइड की संख्या बड़ी होती है तो ओवरऑल संख्या क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। जैसे सपोज करो एक क्वांटिटी है 10, एक बार में 10 में 2 का भाग दूंगा और एक बार में 10 में 5 का भाग। 10 में जब हम 2 का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 5, 10 में हम 5 का डिवाइड करते हैं तब कितना आता है 2। इसका मतलब क्या हुआ कि डिवाइड की संख्या बड़ी है तो ओवरऑल संख्या क्या, छोटी। तो जब डिवाइड की संख्या छोटी होती है तो ओवरऑल संख्या बड़ी। तो इस चीज को आप यहाँ समझिए कि E1 और E2 में कौन बड़ा है। तो आप यहाँ देखिए E1 में आपके r माइनस एल आ रहा है और E2 में आपके r प्लस एल आ रहा है। तो कौन सी क्वांटिटी बड़ी है आपकी, r माइनस एल वाली बड़ी है, क्योंकि इसका डिवाइड का छोटा है तो वो संख्या क्या रहेगी, ओवरऑल बड़ी। तो इसमें E1 E2 में कौन बड़ा है, E1 बड़ा है। तो फिर आप यहाँ देखिए यहाँ यदि क्या E1 बड़ा हो किससे, E2 से। अगर E1 बड़ा है E2 से तो आप बड़े में छोटे को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो E वेक्टर बराबर परिणामी बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर E1 माइनस E2। यहाँ से जब हम वैल्यू रखेंगे, मान रखेंगे आप यहाँ से, तो आपके मान E1 का कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का और स्क्वायर, ये माइनस E2 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ से आप देखिए कॉमन वैल्यू क्या आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो Q आ रहा है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बचेगा आपके यहाँ 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। इतनी सी बात क्लियर। अब देखिए इसको सोल्व करना है तो आप देखिए यहाँ वेक्टर वाला ये कॉमन वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। यहाँ आप क्या लेंगे एलसीएम, यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा R प्लस एल वाला भी आ जाएगा और R माइनस एल वाला भी आ जाएगा, दोनों डिफरेंट है। तो जब R माइनस एल में R माइनस एल वाला कट जाएगा,
डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ से देखिए आर प्लस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। जब इसको आप ऊपर वाले इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला जब आप इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। सेम इसमें भी आप पुट करेंगे फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा आपकी, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ एक बात और, आपकी जब यहाँ चिन्ह क्या था माइनस, तो सॉरी माई मिस्टेक, साइन क्या आएगा आपके माइनस, साइन क्या आएगा माइनस, क्या आएगा साइन माइनस। आप इसको ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि माइनस सभी से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2RL, ये मैंने आपके इसके ब्रैकेट में खोल दिया ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। नीचे आपकी क्वांटिटी का एडिट है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर और आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ से आप देखिए q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, इसको आप सोल्व करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, सेम एज इट इज, माइनस साइन को अंदर भेजिए तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये माइनस माइनस कर जाएगा प्लस 2RL, ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर और आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो 2RL और 2RL कितना 4RL, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू 4RL डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल का होल स्क्वायर और आर माइनस एल का, यहाँ तक क्लियर। अब आप देखिए इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं q इंटू 4RL को मैं लिख सकता हूँ 2L इंटू 2Q 2R, 2L इंटू 2R कितना हो जाएगा 4RL। ये मैंने क्यों लिखा है कि q इंटू 2L, क्या लिख सकते हैं हम, p वेक्टर द्विध्रुव क्या होता है q इंटू 2L, किसी एक सदिश के परिमाण और दोनों की मध्य की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो इसको हम यहाँ डायरेक्टली वैल्यू कर सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये इट इज आर प्लस एल का होल स्क्वायर और आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू क्या जाएगी q इंटू 12 p वेक्टर, q इंटू 12 क्या जाएगा p वेक्टर। E वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर इंटू 12 2R बचेगा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर प्लस एल का होल स्क्वायर और आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अभी मैंने आपको बोला था कि ये आपके Q आवेश है और एक आपके ये प्लस Q आवेश है, बिंदु P पर आप गणना कर रहे हैं, तो यहाँ से केंद्र से बिंदु P की डिस्टेंस कितनी ली थी आपने R, और ये क्या था L, या L और L ये पूरा डिस्टेंस कितना था 2L। अब आप देखिए ये दोनों जो आवेश हैं परस्पर अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो अगर R की डिस्टेंस भौतिक ले ली जाए, यानी बिंदु केंद्र O से आपके मध्य बिंदु O से बिंदु P की दूरी अत्यधिक हो, तो यहाँ आप कंडीशन लगा सकते हैं क्या कि यदि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो N, अगर ये हो तो आप देखिए R स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से आप L को नगण्य मान सकते हैं। R की कंडीशन में या R की कंपेयर में, R की तुलना में आप L को क्या ले सकते हैं नगण्य। तो यहाँ R की तुलना में L को क्या लिया जा सकता है नगण्य। नगण्य माने तो आप यहाँ से देखिए E वेक्टर इज इक्वल टू P इंटू 2R डिवाइड बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको r प्लस एल को भी हम क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, और r माइनस एल को भी क्या लिख सकते हैं, r। तो ये r स्क्वायर लग रहा है तो r स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा r स्क्वायर, l क्या हो जाएगा 0, नगण्य माना है आपने l को। तो फिर r स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा r की पावर 4। यहाँ से एक r कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा r की पावर 3। इसका मतलब क्या होगा कि E वेक्टर इज इक्वल टू 2p वेक्टर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r e। ये क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी द्विध्रुव के कारण। इसमें आप ये एक चीज ध्यान रखें कि आपके जो p वेक्टर है और e वेक्टर है, जहाँ p और e दोनों की डायरेक्शन कैसी है, समान है। क्योंकि आप देखिए द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसकी डायरेक्शन क्या ये। और आपके कौन बड़ा था, E1 बड़ा था, तो E1 की डायरेक्शन क्या थी, ये। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी हुई, दोनों की दिशा कैसी, समान, दोनों समान दिशा। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर क्या होती है, E बराबर 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ होती है। यानी कि दोनों की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की और विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, समान होती है। कब, अक्षीय स्थिति। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमारी कक्षा को यही विराम देते हैं। कल आपके आगे नया टॉपिक और नई क्लास आपके स्टार्ट रहेगी। धन्यवाद।